हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मौजूबा खान और आप देख रहे हैं स्टडी स्पार्क्स। तो हमने कल की लास्ट वीडियो में द सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। द सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल। तो सौर मंडल क्या था? सौर मंडल विभिन्न पिंडों का एक समूह था जो ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा एक दूसरे से बंधे हुए हैं। और सौर मंडल में क्या है? सूरज है, 8 ग्रह हैं और उनके सैटेलाइट्स हैं यानी कि उपग्रह हैं, और कई अन्य छोटे पिंड हैं जैसे कि एस्ट्रॉइड हैं यानी कि क्षुद्र ग्रह हैं, धूमकेतु है, उल्का है, उल्का पिंड वगैरह सब कुछ शामिल हैं। उन सबको मिला जुला करके हमारा पूरा सोलर सिस्टम बनता है यानी कि सौर मंडल बनता है। अब यहाँ पर हमने जाना था कि सन है और वो जो 8 प्लैनेट हैं, 8 प्लैनेट कौन कौन से हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। इनके बारे में डिटेल में सबके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्लैनेट्स यानी कि ग्रह होते क्या हैं। ठीक है, तो हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। आपको बस ये याद रखना है, संख्या याद रखनी है कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट हैं, 8 ग्रह हैं। ये ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। बचपन से ये बात हम सुनते आ रहे हैं कि सूर्य के चारों ओर जो है परिक्रमा करते हैं ग्रह। और कितने हैं हमारे सोलर सिस्टम में, सौर मंडल में ग्रह? तो उनकी संख्या 8 है। ग्रहों का अपना कोई प्रकाश नहीं है। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ग्रह जो होते हैं, प्लैनेट जो होते हैं, उनका कोई प्रकाश नहीं है यानी कि प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं। आपने एक चीज़ पढ़ी थी अभी प्रीवियस क्लास में कि जो भी तारे होते हैं जैसे कि सूरज है, तो वो क्या करता है? वो एनर्जी भी उत्सर्जित करता है, साथ में वो प्रकाश उत्सर्जित करता है। तारे प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, उनके पास अपनी प्रकाश होता है, तो वो तारे कहलाते हैं। और ग्रह कौन होते हैं? जिनका अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। ग्रह इसलिए चमकते हैं क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं। ठीक है, ग्रह मतलब चमकते। हमारे ऊपर हमारी जो अर्थ है वो क्यों चमकती है? हमारी अर्थ भी क्या है? एक प्लैनेट है। हमारी अर्थ यानी कि पृथ्वी क्या है? एक प्लैनेट है, एक ग्रह है। और वो क्यों चमकती है? क्योंकि आने वाली जो सूरज की रोशनी है, सूरज क्या है? एक तारा है। सूरज एक तारा है और उससे आने वाला जो प्रकाश है, जब वो अर्थ पर पड़ता है तब हमारे यहाँ दिन और रात होते हैं और चीज़ें हमें दिखाई देती हैं रोशनी के कारण, प्रकाश के कारण। ग्रहों को तारों से अलग पहचानने का सबसे सरल तरीका है कि तारे टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह नहीं टिमटिमाते। साथ ही ग्रह तारों के सापेक्ष अपनी स्थिति बदलते हैं। मतलब जो ग्रह हैं वो तारों के सापेक्ष अपनी स्थिति को बदलते रहते हैं। सभी ग्रह क्या करते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। वो एक अलग बात है दीर्घवृत्ताकार इलिप्टिकल ऑर्बिटल्स में, लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना ही जानना है। किसी ग्रह का निश्चित पथ होता है जिस पर वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। मतलब एक निश्चित अवधि होती है जैसे कि हमारी अर्थ की भी है। इस पथ को कक्षा कहते हैं, ऑर्बिटल्स। किसी ग्रह द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय उसकी परिक्रमण अवधि कहलाती है कि इतना इसका परिक्रमण काल है किसी भी प्लैनेट का। किसी ग्रह द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय उसका घूर्णन काल कहलाता है। कहने का मतलब क्या है? एक चक्कर पूरा होने में लगा समय परिक्रमण अवधि कहलाता है। एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय उसकी परिक्रमण अवधि है, और वो परिक्रमण अवधि क्या कहलाती है? किसी ग्रह द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लगा गया वो समय घूर्णन काल कहलाता है। घूर्णन काल कहलाता है। आरोही क्रम में सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पर सन ले लिया। अब सन के बाद मरकरी है, मरकरी के बाद वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है। इनके हिंदी में भी नाम यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं। सन के बाद सन के सबसे करीब कौन है? तो बुध है, मरकरी है, बुध। ठीक है, उसके बाद है दूसरे नंबर पर वीनस है यानी कि शुक्र है। तीसरे नंबर पर अर्थ है, हमारी पृथ्वी है। चौथे नंबर पर मंगल है, इनकी मार्स है। 5वें पर है आपका जुपिटर यानी कि बृहस्पति। 6ठे नंबर पर है शनि यानी कि सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, वरुण। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर जो मरकरी है इनको आपको याद रखना है।
तो यहाँ पर हमने सबसे करीब सूरज के कौन है, तो मरकरी है, ठीक है। उसके बाद वीनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, फिर जुपिटर है, फिर सैटर्न है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है। अगर यहाँ पर मैं आपको सबसे छोटे और सबसे बड़े आकार के बारे में बता दूं, सबसे बड़ा आकार होता है जुपिटर का यानी बृहस्पति का, और सबसे छोटा आकार में होता है बुध यानी कि मरकरी। नीचे आ जाते हैं, आकार के अनुसार बड़े से छोटे का क्रम भी लिख दिया है, कौन किससे बड़ा है कौन किससे छोटा है। सबसे बड़ा बृहस्पति, दूसरा मैंने आपको बता ही दिया था, सबसे छोटा मरकरी था यानी कि बुध था, और ये सूरज के सबसे ज़्यादा करीब भी है। उसके बाद शनि है, बृहस्पति के बाद सबसे बड़ा शनि, उसके बाद यूरेनस, फिर नेपच्यून, फिर पृथ्वी आ जाती है, फिर शुक्र आ जाती है, और मंगल और बुध सबसे छोटे हैं। नोट में आपको याद, ये क्रम आपको याद रखना है क्योंकि इससे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप चाहें तो अपनी कोई ट्रिक भी बना सकते हैं इनको याद करने के लिए। बृहस्पति और बुध तो आपको याद रहने ही रहने हैं। ये भी आपको याद रहेगा, मंगल बुध छोटे हैं, बुध सबसे छोटा है, ये तो आपको पता ही है, मंगल बुध छोटे हैं। बृहस्पति, शनि और यूरेनस और नेपच्यून ये हमेशा साथ में आते हैं। बीच में आ गया आपका पृथ्वी और शुक्र। ये नोट लिखा हुआ है। 2006 तक सौर मंडल में 9 ग्रह थे। अभी हमने आप ऊपर पढ़ा कि सौर मंडल में हमारी सोलर सिस्टम है, उसमें टोटल प्लैनेट्स की संख्या 8 है, ठीक है। टोटल प्लैनेट्स हमारे 8 हैं, यानी कि ग्रह कितने हैं हमारे 8 हैं। लेकिन 2006 तक सौर मंडल में यानी कि सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट थे, 9 प्लैनेट थे। और एक प्लैनेट था जिसका नाम प्लेटो था, सूर्य से सबसे दूर स्थित था, काफी दूर स्थित था। 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने ग्रह की एक नई परिभाषा अपनाई और प्लूटो को हटा दिया, ठीक है। ग्रहों को उनकी स्थिति के आधार पर 2 समूहों में आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये बात आपको याद रखनी है कि 2006 तक सौर मंडल में 9 ग्रह थे। प्लूटो है यहाँ पर, ठीक है। प्लूटो सूर्य से सबसे दूर स्थित था और 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने ग्रह की एक नई परिभाषा अपनाई। उस परिभाषा में जो है कौन फिट नहीं हुआ एक तरीके से, तो प्लूटो नाम का एक प्लैनेट हुआ करता था 2006 तक, उसको उस परिभाषा में वो आया नहीं, उसकी मतलब सारी चीजें उसमें नहीं मिली और उसको हटा दिया गया। तो अब टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट्स कितने हैं, 9 हैं। ग्रहों की उनकी स्थिति के आधार पर 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। एक हो जाता है आंतरिक ग्रह और दूसरा हो जाता है बाहरी ग्रह। तो जो हमारा इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट है, इनके बारे में जान लेते हैं। इनर प्लैनेट कौन कौन से हैं, आउटर प्लैनेट कौन कौन से हैं, बस आपको इनका याद रखना है। आउटर प्लैनेट वो कहलाएंगे जो सन से बहुत ज़्यादा दूरी पर हैं, कुछ ज़्यादा दूरी पर हैं, और इनर प्लैनेट वो कहलाएंगे जो थोड़ा पास हैं। मरकरी आ जाता है इसमें, मरकरी यानी कि बुध, ये तो बहुत ही ज़्यादा पास है। वीनस, अर्थ एंड मार्स तक के जितने भी प्लैनेट हैं वो रखे जाते हैं इनर प्लैनेट में, और इनकी संरचना पृथ्वी के समान चट्टानी है, यानी कि ये चट्टानों से मिलकर के बने हुए हैं, और ये सूर्य के बहुत करीब हैं। इस सूर्य के बहुत करीब है और इन उपग्रहों की संख्या कम है। मतलब जो इनके सैटेलाइट्स हैं, उपग्रह या फिर इनके चंद्रमा भी बोल सकते हैं, इनके जो सैटेलाइट्स हैं ना वो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा कम है और ये सूर्य के बहुत करीब हैं। ये हमने क्रम अभी देखा ही था। किन किन के नाम हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, 4 हैं यहाँ पर, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये पास है, और बाकी के जो 4 बचे, क्योंकि टोटल 8 हैं, उनको हमने बाह्य ग्रह में रख दिया है, यानी कि आउटर प्लैनेट में रख दिया गया है, ठीक है, बाह्य या बाहरी ग्रह। और जो ये वाले हैं ना, इनके सैटेलाइट्स की संख्या कम है, इनर प्लैनेट्स की, उनके सैटेलाइट्स की संख्या बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। बृहस्पति जो कि सबसे बड़ा ग्रह है और इसके पास सबसे बड़ा सैटेलाइट भी है, ये भी पता चलेगा आपको। ये गैसीय संरचना के हैं, मतलब ये गैसों से मिलकर के बने हुए हैं। कौन, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। बृहस्पति, शनि और वरुण ये सन से बहुत दूर हैं
और इन्हें जोवियन ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। यह नाम आपको याद रखना है, इनको जोवियन ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून को ये बाहरी ग्रह है। बाहरी ग्रह इनको इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये सूरज से थोड़ी ज्यादा दूरी पर स्थित हैं, और इनको आंतरिक ग्रह इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये सूरज से करीब स्थित हैं, और इनकी संरचना किसकी बनी हुई है? पृथ्वी के समान पे। इसका मतलब पृथ्वी भी किसकी बनी हुई? चट्टानों से बनी हुई है। ये जो आउटर प्लैनेट हैं ये गैसों से मिलकर के बने हैं, इसलिए इनकी जो संरचना है वो गैसीय है। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। अच्छा, इस क्लास के बाद हमारी एक ही वीडियो आने वाली, फिर फिजिक्स की जो सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और ये मैं आपको बता दूं कि कोई भी ऐसा टॉपिक रह नहीं गया है फिजिक्स में जो आपका रह गया हो, केमिस्ट्री में भी। इसलिए अगर आप इनको अच्छे से समझ के जाते हैं, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, एकदम से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये नहीं पूछा जाएगा कि जुपिटर आंतरिक ग्रह है या फिर बाहरी ग्रह है। क्वेश्चन साइंस में ना थोड़ा सा घुमा कर आते हैं। तो अगर आप PYQs करेंगे, ठीक है, अगर आप PYQs करेंगे, MCQs करेंगे, तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि साइंस में आता सब आपके सिलेबस से है। जो आप अभी इस क्लासेस में आपने पढ़ा है उन्हीं में से सब कुछ आएगा, लेकिन थोड़ा सा घुमा करके आएगा। तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, सारे ऑप्शंस अच्छे तरीके से पढ़ने हैं, और उसके बाद चीज़ों को रिलेट करना है। अगर आप अच्छे से समझ कर जाएंगे तो कोई क्वेश्चन खराब नहीं होने वाला है। और जो आंतरिक ग्रह हैं उनको स्थलीय ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। और हाँ, दे मूव फास्टर, मतलब जल्दी जल्दी मूव करते हैं, ये भी याद रखना है। अब पहला प्लैनेट है जो कि हमारा मरकरी, जो कि सबसे छोटा प्लैनेट है आकार में अगर बात की जाए, और अगर बात की जाए सूरज के करीब है तो ये सूरज के सबसे ज़्यादा करीब है, और ये आंतरिक ग्रह है, इनर प्लैनेट है, ठीक है। तो ये 4900 किलोमीटर व्यास वाला सबसे छोटा ग्रह है। इसका व्यास याद रखना चाहो तो याद रख लेना, वरना NCERT में मेंशन नहीं था। सूर्य के सबसे निकट है, सूरज के सबसे निकट है, ये बात आपको अब तक तो याद हो गई होगी। मरकरी यानी कि बुध सबसे छोटा है, सबसे पास है, सबसे छोटा सबसे पास, और बृहस्पति क्या है? सबसे बड़ा है। ये 1,72,500 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 88 दिनों में सूरज के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने वाला सबसे तेज ग्रह है। क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जो इनर प्लैनेट हैं वो अच्छे तरीके से मूव करते हैं, तेजी से मूव करते हैं, तो इसका मतलब ये सूरज के सबसे पास भी है, सबसे छोटा भी है, सबसे ज़्यादा तेज जो है मूव करने वाला, गति करने वाला ग्रह भी है। और ये कितनी प्रति घंटा की गति के साथ अपने सूरज के साथ एक परिक्रमा कर लेता है इसका? तो 1,72,500 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के साथ 88 दिनों में सूरज के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने वाला सबसे तेज ग्रह है। क्योंकि ये सूरज के बहुत करीब है इसलिए इसे देखना बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्यों है? अब आपने एक चीज़ देखी जहाँ पर बहुत ज़्यादा चमक हो जाती है, क्योंकि सूरज की जो प्रकाश होगा वो बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा किसी पर आ रहा होगा? मरकरी पर ही आ रहा होगा, क्योंकि ये सूरज के सबसे ज़्यादा करीब है। तो इतनी ज़्यादा लाइट होगी तो इसको देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसे पूर्व में सूर्योदय से पहले देखा जा सकता है। इसको अगर आपको देखना है तो ये सूर्योदय से पहले देखा जा सकता है, और पश्चिम में सूर्यास्त के बाद देखा जा सकता है। यानी कि सूर्योदय से पहले इसको देखा जा सकता है मरकरी को, और सूर्यास्त के बाद देखा जा सकता है। इस बात से भी आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि सूर्योदय से पहले सूर्योदय नहीं हुआ है तो इतनी ज़्यादा रोशनी इस पर नहीं जा रही होगी, परावर्तन नहीं हो रही होगी, और सूर्यास्त के बाद भी इतनी ज़्यादा रोशनी, इतनी ज़्यादा चमक नहीं होगी। तो इसको देखा जा सकता है सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद। इसका कोई अपना चंद्रमा नहीं है, इसका कोई मून नहीं है। चंद्रमा क्या है? सैटेलाइट ही तो है हमारी अर्थ का, तो इसका कोई सैटेलाइट नहीं है, मतलब इसका कोई भी सैटेलाइट, इसका कोई अपना चंद्रमा नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है आपका वीनस यानी कि शुक्र। ये पृथ्वी का निकटतम ग्रह है, मतलब अगर कोई प्लैनेट हमारी अर्थ के पास है सबसे ज़्यादा तो वो है वीनस यानी कि शुक्र। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आने वाली होगी कि अभी हमने मरकरी के बारे में पढ़ा,
तो हमने वहाँ पर ये जाना कि मरकरी जो है सूरज के सबसे ज़्यादा करीब है, तो सबसे ज़्यादा रोशनी उस पर पड़ रही होगी, तो क्या वो सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह है? बिल्कुल भी नहीं, ये सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह नहीं है, बल्कि वीनस यानी कि शुक्र सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह है, क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के अधिकांश प्रकाश को, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम लाइट को परावर्तित कर सकता है। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर सकता है, इसलिए जो वीनस है वो सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह है और ये पृथ्वी का निकटतम ग्रह भी है। ये क्या है? ये आयतन में, भार में, घनत्व में पृथ्वी के लगभग समान है, तो इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। पहले इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन बन चुका है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन कौन सा ग्रह है, तो वहां पर आंसर आपका वीनस यानी कि शुक्र बन जाता है। तो शुक्र क्या है? शुक्र क्या है? पृथ्वी की जुड़वा बहन, पृथ्वी की जुड़वा बहन है ये पृथ्वी की। 96% कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के कारण सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह भी है। यहाँ पर एक और कंफ्यूजन क्रिएट होगी कि सूरज के सबसे ज़्यादा पास मरकरी है, तो आपके दिमाग में ये चीज़ भी आनी चाहिए कि सूरज के सबसे ज़्यादा पास वो है, तो क्या सबसे ज़्यादा गर्म वो है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो शुक्र है, वीनस है, उसमें 96% तक कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति के कारण होने के कारण ही ये बहुत ज़्यादा गर्म है, सबसे ज़्यादा गर्म है, सबसे ज़्यादा गर्म। इसकी घूर्णन अवधि सबसे धीमी है, यानी कि ये सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कंप्लीट करने में 243 दिन का समय लेता है। सबसे ज़्यादा तेज कौन था? तो मरकरी था। सबसे धीमी कौन है? तो इसकी है 243 डेज। कभी कभी शुक्र सूर्योदय से पहले पूर्वी आकाश में देखने को मिलता है, और कभी कभी ये सूर्यास्त के तुरंत बाद पश्चिमी आकाश में देखने को मिलता है, इसलिए इसे अक्सर सुबह और शाम का तारा कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि हमने वीनस के बारे में पढ़े कि इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता था, ये सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है, ये सबसे ज़्यादा चमकदार ग्रह है, इसकी सबसे ज़्यादा घूर्णन अवधि कम है, ठीक है, सबसे कम है इसकी घूर्णन अवधि। और इसको क्या बोला जाता है? ये बहुत अच्छी बात है, सुबह और शाम का तारा, सुबह और शाम का तारा कहा जाता है वीनस को। वीनस क्या है? सुबह और शाम का तारा कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसको पूर्व में सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद इसको पश्चिमी आकाश में देखने को ये मिल जाता है। अच्छा, यही बात लिखी गई थी मरकरी के लिए, बुध के लिए भी यही बात लिखी गई थी, लेकिन वहां पर ये नहीं लिखा था कि ये सुबह तथा शाम का तारा है। सुबह तथा शाम का तारा, ये बात वीनस के लिए यानी कि शुक्र के लिए ही आई है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। शुक्र का भी अपना कोई चंद्रमा नहीं है, कोई इसका सैटेलाइट नहीं है, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। अच्छा, ये जो सैटेलाइट वर्ड आ रहा है, ये उपग्रह आ रहा है, ये उपग्रह होते क्या हैं? तो किसी भी सारे प्लैनेट क्या करते हैं? सबसे पहले तो ये जान लें, सारे प्लैनेट क्या करते हैं? सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं उसकी। अब इन प्लैनेट्स की परिक्रमा कौन करते हैं? कुछ पिंड करते हैं, और वो पिंड कौन होते हैं? उन्हीं को सैटेलाइट कहा जाता है। हमारी अर्थ का एक सैटेलाइट है जिसको बोलते हैं चंद्रमा, उपग्रह, ठीक है। इसका भी कोई मरकरी का, यानी कि आपको एक चीज कंफर्म हो जानी चाहिए, सूर्य के सबसे करीब हमारा आ जाता है मरकरी, उसके बाद आ जाता है वीनस। मरकरी और वीनस इन दोनों का ही कोई सैटेलाइट नहीं है, इन दोनों का ही कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है, दोनों का कोई उपग्रह नहीं है। ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, ठीक है, ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। अच्छा, सारे प्लैनेट की जो गति होती है, सारे प्लैनेट की गति, प्लैनेट्स की संख्या क्या है? 8 है। पहले कितनी थी? 9 थी। 2006 तक थी। प्लूटो नाम का एक ग्रह हुआ करता था जो कि प्लैनेट्स की डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा था, तो वो सूर्य से बहुत दूर स्थित था, इसलिए उसको दूरी कर दिया और उसको प्लैनेट्स की लिस्ट में से निकाल दिया गया, और अब टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट है हमारे पास 8, ठीक है। और सारे जो प्लैनेट है मोस्टली, वो अभी सारे बोल रही हूँ, लेकिन 2 प्लैनेट ऐसे हैं जो कि गति अलग तरीके से कर रहे हैं। सारे प्लैनेट जो हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर, लेकिन जो शुक्र है वो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, ठीक है। शुक्र क्या करता है? पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। अब आ जाते हैं अर्थ पर।
अर्थ क्या है? जीवन का एकमात्र ग्रह है। पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। आकार के आधार पर हमने अभी पढ़ा था, तो 5वां स्थान हमारी पृथ्वी का था आकार के आधार पर। सबसे छोटा मरकरी था, सबसे बड़ा बृहस्पति था, 5वां हमारा है। ठीक है, ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री तक झुकी रहती है और इस प्रकार 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले कभी इस तरीके का क्वेश्चन बन चुका है कि पृथ्वी अपनी अक्ष पर कितनी अपनी धुरी पर, या ऐसे कर भी पूछ सकते हैं, अपनी अक्ष पर कितनी झुकी रहती है, तो 23.5 डिग्री तक झुकी रहती है और इस प्रकार 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। इसे अपनी धुरी पर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमने में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लगता है। क्योंकि ये हम जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पृथ्वी 2 तरीके की गति करती है। एक तो अपनी अक्ष के परितः गति करती है और एक वो करती है सूर्य की परिक्रमा करती है। ठीक है, तो इसे अपनी धुरी पर, अपनी अक्ष पर जो ये गति कर रही है, ये 1610 किलोमीटर प्रति घंटा, एक घंटे में 1610 किलोमीटर तक की गति कर लेती है पृथ्वी। और इसको कितना टाइम लगता है इस गति को करने में, इस ड्यूरेशन को पार करने में, तो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लगता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर लीजिएगा। और ये वामावर्त दिशा में, वामावर्त दिशा से क्या मतलब है, ये क्या करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ज़्यादातर जितने भी प्लैनेट हैं वो पश्चिम से पूर्व ही घूमते हैं। अभी जो शुक्र आया था वो केवल पूर्व से पश्चिम की ओर गति कर रहा था। यहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आनी, सारे ऐसी चीजें जो बस आपको ध्यान में रखनी है। पृथ्वी की घूर्णन धुरी उसके कक्षीय तल के सापेक्ष झुकी है, जिससे ऋतुओं की घटना होती है। पृथ्वी की जो घूर्णन धुरी है उसके कक्षीय तल के सापेक्ष झुकी हुई है, जिससे जो ऋतुओं की घटना होती है, ऋतुएं बदलती हैं। इसे सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लगता है, यानी कि लगभग 365 दिन का टाइम इसको लगता है। ये बात आपको याद रखनी है कि इसे सूर्य की परिक्रमा करने में, इसको इस तरीके से भी याद रखना है, 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट का और 46 सेकंड का समय लगता है। जबकि अभी ऊपर क्या आया था, इसको अपनी धुरी पर घूमने के लिए, धुरी का एक चक्कर लगाने में, घूमने के लिए एक समय कितना लगता है, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लगता है। जबकि यहाँ पर क्या बता रहे हैं, सूर्य की एक परिक्रमा करने में इसको कितना टाइम लगता है, तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लगता है, यानी कि लगभग 365 दिन का समय लगता है। घूर्णन से दिन और रात का निर्माण होता है। बिल्कुल, ये जो घूर्णन काल होते हैं उसी से दिन और रात का, काफ़ी जगहों पर अंधेरा होता है, काफ़ी जगहों पर जहाँ पर सूरज नहीं निकल पाता वो बोला जाता है, तो ये भी इसी कारण से हो रहा है। इस पर पानी की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। ये भी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारी अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, यानी कि नीला ग्रह कहा जाता है, और इसका कोई सैटेलाइट है तो इसका एक ही चंद्रमा है। मंगल की बात की जाए, यानी कि मार्स की, ठीक है, मार्स यानी कि मंगल, अगर पृथ्वी के बाद कहीं जीवन की पॉसिबिलिटी नजर आ रही है तो वो यही वाला प्लैनेट है, मार्स यानी कि मंगल। लौह युक्त लाल मिट्टी के कारण इसे लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। ये बात भी आपको आई होप पता ही होगी कि हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, जबकि मंगल ग्रह को बोला जाता है लाल ग्रह। ठीक है, रेड प्लैनेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि लौह युक्त सब्सटेंस पाए जाते हैं, इसमें मिट्टी पाई जाती है या पदार्थ पाए जाते हैं, तो इस कारण से ही ये लाल रंग का दिखाई देता है। इसके 2 सैटेलाइट हैं। देखो, अभी सबसे पहले मरकरी आया, उसका कोई सैटेलाइट नहीं, उसका कोई उपग्रह नहीं। उसके बाद वीनस यानी कि शुक्र आया, उसका कोई सैटेलाइट नहीं, उसका कोई उपग्रह नहीं। पृथ्वी आई, उसका हमें पता ही है कि चांद होता है, चंद्रमा होता है, मून होता है। अब आ गया मार्स यानी कि मंगल आ गया। मंगल के सैटेलाइट निकल के आए हैं। अब यहाँ से याद करने वाली बात आ गई। और मंगल ग्रह के 2 सैटेलाइट हैं, 2 उपग्रह हैं या 2 चंद्रमा हैं बोल सकते हैं, फोबोस और डीमोस। फोबोस और डीमोस हिंदी में भी लिख देती हूँ, फोबोस तथा डीमोस। ठीक है, फोबोस तथा डीमोस मंगल ग्रह के 2 सैटेलाइट हैं, उपग्रह हैं, और इनका वातावरण पतला है जिसमें CO2, N2 व एक मिनट, यहाँ पर आर्गन है, आर्गन शामिल है। ठीक है,
CO2 N2 और आर्गन शामिल है। ये किसका मतलब यहाँ पर एटमॉस्फेयर पाया जाता है, मंगल ग्रह पर एटमॉस्फेयर वायुमंडल पाया जा रहा है जिसमें क्या है, CO2 है, नाइट्रोजन है, आर्गन शामिल है। और लोहे की उपस्थिति के कारण से कहने का मतलब है इसको लाल ग्रह कहा जाता है। इसके सैटेलाइट हैं, फोबोस हैं और डीमोस हैं। अगर जीवन की कहीं पॉसिबिलिटी नजर आ रही है तो वो मंगल ग्रह पर ही नजर आ रही है। जुपिटर यानी कि बृहस्पति, जुपिटर क्या है, ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आकार की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा जुपिटर है, सबसे छोटा बुध है और 5वां स्थान हमारी अर्थ का है। ये इतना बड़ा है कि इस विशाल ग्रह के अंदर लगभग 1300 पृथ्वी समा सकती हैं। यानी कि पृथ्वी और बाकी प्लैनेट्स की तुलना में जुपिटर का साइज बहुत 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 ज़्यादा बड़ा है। ये इतना बड़ा है कि इस विशाल ग्रह के अंदर लगभग 1300 पृथ्वी समा सकती हैं। हालांकि बृहस्पति का द्रव्यमान हमारी अर्थ के लगभग 318 गुना है। यानी कि इसका जो मास है, इसका जो द्रव्यमान है वो अर्थ के मुकाबले में लगभग 318 गुना है। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। और ये इतना बड़ा है कि इसमें लगभग 1300 पृथ्वी तक समा सकती हैं, आ सकती हैं इसके अंदर। बृहस्पति को स्वर्ग का स्वामी कहा जाता है। स्वर्ग का स्वामी किसे कहा जाता है, कौन से प्लैनेट को कहा जाता है, तो बृहस्पति को कहा जाता है। इसे शीतकालीन ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसके नाम याद रखने आपको। शीतकालीन ग्रह कौन है, तो बृहस्पति है। स्वर्ग का स्वामी कौन है, तो वो भी बृहस्पति है। इतना बड़ा है कि 1300 पृथ्वी इसमें समा सकती हैं, ठीक है। जबकि इसका जो द्रव्यमान है 318 गुना ही है हमारी अर्थ से। ये अपनी धुरी पर बहुत तेजी से घूमती है, ठीक है। सबसे तेजी नहीं लिखा है, सबसे तेजी, सॉरी वो तो एक अलग चीज थी, वो तो मरकरी था जो कि सबसे ज्यादा तेजी से मूव कर रहा था, चक्कर लगा रहा था। और ये क्या करता है, ये अपनी धुरी पर बहुत तेजी से घूम सकता है। बृहस्पति के पास बड़ी संख्या में उपग्रह हैं। आपको इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, भाई इतना बड़ा प्लैनेट है तो उसके पास सबसे ज्यादा सैटेलाइट भी होंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा, सबसे पास बड़ी संख्या में इसके पास बहुत ज्यादा सैटेलाइट है, बहुत ज्यादा उपग्रह हैं और इसके पास सबसे बड़ा सैटेलाइट भी है, ठीक है। इसके चारों ओर धुंधले छल्ले भी हैं। यहाँ इस वर्ड पर आपको अभी गौर कर लेना है, धुंधले छल्ले लिखा हुआ है, ठीक है, धुंधले छल्ले हैं इसके चारों ओर। आप बृहस्पति को आसानी से पहचान सकते हैं, आप बृहस्पति को आसानी से पहचान सकते हैं क्योंकि ये आकाश में काफी चमकीला दिखाई देता है। अगर दूरबीन से देखें तो इसके 4 बड़े चंद्रमा भी देख सकते हैं, यानी कि इसके सैटेलाइट्स भी नजर आते हैं। इसका मतलब उनका आकार भी बड़ा होता होगा क्योंकि ये आकाश में काफी चमकीला दिखाई देता है। अगर दूरबीन से देखते तो इसके 4 बड़े चंद्रमा यानी कि सैटेलाइट इसके भी देखे जा सकते हैं। तो हमने बृहस्पति के बारे में क्या क्या पढ़ा कि ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और ये इतना बड़ा है कि इस विशाल ग्रह के अंदर लगभग 1300 पृथ्वी तक समा सकती हैं। हालांकि बृहस्पति की द्रव्यमान हमारी अर्थ के लगभग 318 गुना है। बृहस्पति को स्वर्ग का स्वामी कहा जाता है, शीतकालीन ग्रह के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये अपनी धुरी पर बहुत तेजी से घूमते हैं। बृहस्पति के पास बड़ी संख्या में उपग्रह हैं और इसके चारों ओर धुंधले छल्ले भी हैं। आप बृहस्पति को आसानी से पहचान सकते हैं क्योंकि ये आकाश में काफी चमकीला दिखाई देता है। अगर दूरबीन से इसको देखा जाए तो इसके 4 बड़े सैटेलाइट भी आपको नजर आ सकते हैं। अब आ जाता है सैटर्न यानी कि शनि। शनि के बारे में देखते हैं तो शनि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। आकार की दृष्टि से 5वां हमारी अर्थ है, सबसे छोटा मरकरी है, उसके बाद सबसे बड़ा हमारा बृहस्पति था। और एक चीज मैंने आपको बताई थी, मंगल बुध, ठीक है। तो ये भी आपको पता चल गया कि सबसे छोटा बुध, उसके बाद मंगल है। तो ऐसे आपको याद हो जाएंगे। शनि क्या है, दूसरा सबसे बड़ा, बृहस्पति के बाद शनि की बारी आई। शनि ग्रह का रंग पीला दिखाई देता है, याद रखना है। शनि ग्रह का यानी कि सैटर्न का जो कलर होता है वो येलोइश होता है। इसके चारों तरफ चमकीले और संकेंद्रित छल्ले हैं जो छोटी चट्टानों और बर्फ के टुकड़ों से बने हैं। यहाँ पर मैंने अभी आपसे एक बात बोली थी कि आपको यहाँ पर ध्यान दे लेना है कि जुपिटर यानी बृहस्पति के आसपास चारों ओर धुंधले छल्ले हैं, धुंधले छल्ले हैं। अगर ऐसे पूछे, धुंधले छल्ले पूछे तो आपका बृहस्पति बनेगा, लेकिन शनि के चारों ओर चमकीले और संकेंद्रित छल्ले हैं जो छोटी चट्टानों और बर्फ के टुकड़ों से बने हैं, ठीक है। छोटी चट्टानों से बने हुए हैं ये और बर्फ के टुकड़ों से भी बने हैं। इसके 82 चंद्रमा है, चंद्रमा से मतलब है उपग्रह,
या सैटेलाइट। ठीक है, तो शनि के कितने ज़्यादा ग्रह हैं, उपग्रह हैं? 82 हैं, 82 उपग्रह हैं और टाइटन उनमें से सबसे बड़ा है। तो इन शनि के सारे सैटेलाइट में सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन सा है? टाइटन नाम का। टाइटन नाम का सैटेलाइट है जो कि किसका है? शनि का है, और वो सबसे बड़ा है इन सब में। ठीक है, एनसीईआरटी में आया हुआ है। शनि के बारे में अच्छी बात यह है कि ये ग्रहों में सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। इसका घनत्व पानी से भी कम है, यानी कि शनि का घनत्व इतना ज़्यादा कम है कि वो उसका घनत्व पानी से भी कम है। बस आपको याद रखनी है। अब आ जाते हैं यूरेनस। यूरेनस क्या होता है? हरे रंग का है। शुक्र की तरह यूरेनस भी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, यानी कि अभी तक मैंने आपको बताया था मोस्टली जो प्लैनेट थे वो हमारे पश्चिम से पूर्व की ओर गति कर रहे थे, लेकिन शुक्र कर रहा था एक पूर्व से पश्चिम की ओर। अब एक और आ गया यूरेनस, जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, यानी कि शुक्र और यूरेनस दो प्लैनेट ऐसे हैं जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। यूरेनस की सबसे उल्लेखनीय विशेषता ये है कि इसका घूर्णन अक्ष अत्यधिक झुका हुआ है। इसको लेटा हुआ ग्रह भी बोलते हैं। ठीक है, लेटा हुआ ग्रह ऐसे पूछा जाए ना तो इसको भी लगा सकते हैं आप। इसका घूर्णन अक्ष अत्यधिक झुका हुआ है, नतीजन अपनी कक्षीय स्थिति में गति में ये अपनी तरफ लुढ़कता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, अपनी कक्षीय गति में ये अपनी तरफ लुढ़कता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि इसका जो घूर्णन अक्ष है वो अत्यधिक झुका हुआ है। ठीक है, यूरेनस, और ये क्या करता है? पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। इसका रंग हरा है। नेपच्यून सूर्य से सबसे दूर स्थित है। गणितीय भविष्यवाणियों द्वारा पाया गया सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जो कि गणितीय भविष्यवाणियों द्वारा खोजा गया है। वायुमंडल मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम का बना हुआ है। इसमें वायुमंडल उपस्थित है और हाइड्रोजन और हीलियम का बना हुआ है। 14 उपग्रह हैं इसके। अब आ जाते हैं यहाँ पर सौर मंडल के कुछ अन्य सदस्य। अभी तक हम प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा, थोड़ा बहुत हमने सैटेलाइट के बारे में भी जाना, चांद के बारे में, टाइटन के बारे में। अब आ जाता है एस्ट्रॉइड। कुछ और प्लैनेट भी हैं जो कि हमारे सौरमंडल का हिस्सा हैं, जो हमने पढ़े थे, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ही था कि सन, प्लैनेट, सैटेलाइट एंड आपके अन्य प्लैनेट्स, वो सब मिलकर के सौरमंडल बनता है, सोलर सिस्टम बनता है, जिसमें से आ जाता है आपका एस्ट्रॉइड यानी कि क्षुद्र ग्रह। अब ये क्षुद्र ग्रह कौन होते हैं? मंगल और पृथ्वी की कक्षाओं के बीच का एक बड़ा अंतर है। इस अंतर पर बड़ी संख्या में, यानी कि मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह, इन दोनों की कक्षाओं के बीच में एक बड़ा सा स्पेस है या अंतर है, और इन अंतर पर बड़ी संख्या में छोटे छोटे पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। यानी कि क्षुद्र ग्रह किसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं? तो ये भी चक्कर लगा रहे हैं सन के आगे पीछे चारों ओर, लेकिन ये कहाँ पर है? तो ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच जो अंतर उपस्थित है उसमें उपस्थित है ये। इन्हें लघु ग्रह कहा जाता है, इन्हें लघु ग्रह, ठीक है, स्मॉल प्लैनेट भी कहा जाता है। क्षुद्र ग्रहों को केवल बड़ी दूरबीनों के माध्यम से ही देखा जा सकता है, मतलब इनको आसानी से नहीं देखा जा सकता होगा, इनको केवल बड़ी दूरबीनों के माध्यम से ही देखा जा सकता है। तो हमने एस्ट्रॉइड्स यानी कि क्षुद्र ग्रह के बारे में जाना। मंगल ग्रह और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच एक बड़ा अंतर देखने को मिलता है। इस अंतर के बीच में कौन उपस्थित है? क्षुद्र ग्रह, जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इनको लघु ग्रह कहा जाता है। लघु से आप समझ लीजिए इतने लघु हैं कि बड़ी दूरबीनों के माध्यम से इनको देखा जा सकता है, वरना हम इनको नहीं दे सकते। अब आ जाता है आपको कॉमेट्स यानी कि धूमकेतु क्षुद्र ग्रह और पुच्छल तारा, ऐसे करके नाम आपने, उल्का पिंडी, सारे नाम आपने पहले भी बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। धूमकेतु क्या होते हैं? भी हमारे सौरमंडल के ही सदस्य हैं। ये सूरज के चारों ओर अत्यधिक अंडाकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ये भी किसकी परिक्रमा कर रहे हैं? सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। हालांकि सूर्य के चारों ओर उनकी परिक्रमा अवधि आमतौर पर बहुत लंबी होती है, यानी कि इनकी जो परिक्रमण काल है वो बहुत ज़्यादा लंबा है, टाइम लेते हैं ये। धूमकेतु आमतौर पर एक लंबी पूंछ के साथ एक चमकीले सिरे के रूप में दिखाई देते हैं। जैसे जैसे ये सूर्य के पास आता है पूंछ की लंबाई बढ़ती जाती है। क्या कहा गया है कि धूमकेतु आमतौर पर एक लंबी पूंछ के साथ
एक चमकीले सिर के रूप में दिखाई देते हैं और जैसे जैसे ये सूर्य के पास आता है इनकी जो पूंछ की लंबाई है वो बढ़ती जाती है। इस बात को कहने का क्या मतलब है कि धूमकेतु क्या है, ये भी सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। अत्यधिक अंडाकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, अंडाकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और इनकी परिक्रमण अवधि बहुत ज़्यादा लंबी है। धूमकेतु आमतौर पर एक लंबी पूंछ की तरह एक चमकीले सिरे के रूप में दिखाई देते हैं और जैसे जैसे ये सूरज के पास आते हैं इनकी जो पूंछ होती है वो लंबी होती चली जाती है। ठीक है, धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य की ओर निर्देशित करती है, सूर्य से दूरी की ओर निर्देशित करती है, सूर्य की स्थिति भी बता सकती है। जब वे सूर्य के करीब आते हैं तो वे दिखाई देने लगते हैं। अगर ये दूर हैं, ठीक है, मतलब इनकी पूंछ अगर ज़्यादा लंबी होगी तो ये पता चल जाएगा कि ये सूरज के करीब है। सूरज से दूर जाने पर इनकी पूंछ भी कम हो जाएगी। जब वे सूरज के करीब आते हैं तो ही ये दिखाई देते हैं। ठीक है, कई धूमकेतु निश्चित अवधि के बाद दिखाई देते हैं, मतलब इनकी एक निश्चित अवधि भी हो सकती है। ऐसा एक धूमकेतु है हैली नाम का, जो लगभग 76 साल बाद दिखाई देता है और ये आखिरी बार 1986 में देखा गया था। 1986 के बाद 76 साल के बाद ये देखा जाएगा दोबारा से। तो यही बात कही गई है कि कई धूमकेतु एक निश्चित अवधि के बाद दिखाई देते हैं, एक निश्चित टाइम होता है। और ऐसा ही एक धूमकेतु है यानी कि कॉमेट है, आपको याद रखना है, नाम कंफ्यूज नहीं होना है। धूमकेतु है हैली नाम का, जो कि लगभग 76 साल बाद दिखाई देता है। और लास्ट टाइम ये कब दिखाई दिया था, तो ये 1986 में दिखाई दिया था। ठीक है, उल्का और उल्का पिंड आ जाते हैं अब। ठीक है, उल्का पिंड या उल्काएं, उल्का के बारे में पहले जान लेते हैं, उल्का पिंड को भी होल्ड करते हैं। उल्काएं छोटे आकार की चट्टानों की जैसी संरचना वाले पिंड होते हैं जो आमतौर पर शुद्ध ग्रहों के टकराने और पृथ्वी के पास आने के कारण बनते हैं। यानी कि शुद्ध ग्रह के टकराने से और पृथ्वी के पास आ जाने के कारण से बन जाते हैं। इन्हें टूटते तारे के नाम से भी जाना जाता है। जो आसमान में दिखाई देता है, सीरियल में, टीवी में दिखाई देता है कि टूटता तारा, ठीक है, तो वो उल्का होता है। वो क्या करता है, जलकर पृथ्वी की ऑर्बिट में आ जाते हैं कुछ, तो वो दिखाई देने लगते हैं। उल्काएं आमतौर पर छोटी होती हैं और पृथ्वी के वायुमंडल में वायु घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण क्या होती हैं, जलने लगती हैं और पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से पहले ही जल जाती हैं। कुछ पहुंच जाती हैं जो कि टूटते तारे के नाम से जानी जाती हैं। यही बात उल्काओं के बारे में बताई गई है। उल्काएं छोटे आकार की चट्टानी पिंड होती हैं जो आमतौर पर शुद्ध ग्रहों के टकराने से या पृथ्वी के पास आ जाने के कारण बन जाती हैं। इन्हें टूटते तारे के नाम से भी जाना जाता है। उल्काएं आमतौर पर छोटी होती हैं और पृथ्वी के वायुमंडल में वायु घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से पहले ही जल जाती हैं। उल्का पिंड क्या है, तो जब कोई उल्का वायुमंडल के माध्यम से यात्रा के दौरान पूरी सतह से जल नहीं पाते और पृथ्वी की सतह पर गिर जाते हैं, जो बात मैंने ऊपर बोली थी। कुछ क्या होते हैं, पृथ्वी की ऑर्बिट में आ जाते हैं, तो इन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। ठीक है, उल्का पिंड पूरी तरीके से जलकर भस्म नहीं हो पाते और ये पृथ्वी की ऑर्बिट में पहुंच जाते हैं, पृथ्वी की सतह पर गिर जाते हैं, इनको उल्का पिंड कहा जाता है। उल्का पिंड वैज्ञानिकों को उस पदार्थ की प्रकृति की जांच करने में मदद करते हैं जिससे सौर मंडल का निर्माण हुआ। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि उल्का पिंड वैज्ञानिकों को किस चीज में मदद कर रहे हैं, तो उस पदार्थ की प्रकृति की जांच करने में मदद करते हैं जिससे सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ है। क्या होते हैं उल्का और उल्का पिंड? उल्काएं क्या होती हैं, छोटे आकार की चट्टानी पिंड होती हैं। चट्टानी पिंड इसलिए होती हैं क्योंकि ये क्षुद्र ग्रहों के टकराने से बन गई या पृथ्वी के पास आ जाने के कारण बन गई। ठीक है, इन्हें टूटते तारों के नाम से जाना जाता है। आमतौर पर क्या होता है कि जो उल्का होते हैं ये पृथ्वी के वायुमंडल में वायु का जो घर्षण होता है, घर्षण जहां पर होगा वहां पर हीट जनरेट होगी। घर्षण के चैप्टर में हमने पढ़ा था, घर्षण के कारण, ऊष्मा के कारण पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से पहले ही जल जाती हैं। ये जल गई, उनका किस्सा हो गया खत्म। लेकिन जो जल नहीं पाई और वो उल्का वायुमंडल के माध्यम से यात्रा के दौरान पूरी सतह से जल नहीं पाई और पृथ्वी की ऑर्बिट में आ गई, पृथ्वी की सतह पर आकर गिर गई, तो इनको क्या कह दिया गया, उल्का पिंड कह दिया गया। उल्का पिंड वैज्ञानिकों को उस पदार्थ की प्रकृति की जांच करने में मदद करते हैं जिससे कि सौर मंडल का निर्माण हुआ है।
उल्कापिंड और उल्का के बारे में जाना हमने, धूमकेतु के बारे में जाना। धूमकेतु क्या थे? कॉमेट्स। धूमकेतु भी हमारे सौरमंडल के सदस्य हैं। ये सूर्य के चारों ओर अत्यधिक अंडाकार, आपको जो जो चीजें याद रखनी वो ये हैं, एक तो अत्यधिक अंडाकार कक्षाओं में चक्कर कौन लगाता है? तो धूमकेतु लगाते हैं। किसका लगाते हैं? तो सूरज का लगाते हैं। हालांकि सूरज के चारों ओर उनकी परिक्रमण अवधि बहुत लंबी है, बहुत लंबी परिक्रमण अवधि है। धूमकेतु आमतौर पर एक लंबी पूंछ के साथ एक चमकीले सिर के रूप में दिखाई देते हैं और इनकी पूंछ सूरज के पास आते आते बढ़ती जाती है, दूर जाते जाते घटती जाती होगी। जैसे जैसे ये सूरज के पास आते हैं इनकी पूंछ की लंबाई बढ़ती जाती है, ठीक है। और धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूरज से दूर की ओर दूरी की निर्देशित करती है। जब वे सूरज के करीब आते हैं तो हमें दिखाई भी देते हैं। कई धूमकेतु एक निश्चित अवधि के बाद दिखाई देते हैं। एक धूमकेतु है, एक कॉमेट है हेली नाम का, जो कि 1986 में लास्ट टाइम दिखा था। वो 76 साल की अवधि के बाद दोबारा दिखाई देगा। ये सब हमने जाना कि धूमकेतु क्या है, उल्का और उल्कापिंड क्या है, एस्ट्रॉइड और क्षुद्रग्रह क्या है। एस्ट्रॉइड और क्षुद्रग्रह क्या थे? तो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच एक बड़ा अंतर देखने को मिलता है और इस अंतर पर बड़ी संख्या में छोटे छोटे जो पिंड होते हैं जो कि सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन्हें ही एस्ट्रॉइड यानी कि क्षुद्रग्रह कहा जाता है। इन्हें स्मॉल प्लैनेट या लघु ग्रह भी कहा जाता है। इनको केवल दूरबीन के माध्यम से ही, बड़ी दूरबीनों के माध्यम से ही देखा जा सकता है। तो यहाँ तक हमने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ लिया था सोलर सिस्टम के बारे में, सारे ही प्लैनेट के बारे में पढ़ लिया आज की क्लास में हमने। अब एक ही क्लास हमारी बची, उसके बाद फिजिक्स बिल्कुल कंप्लीट है। एंड आई होप आपको क्लास पसंद आई होगा, तो एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज की क्लास के लिए कैसी लगी आपको। एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आने वाला कोई भी नया नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।